हेलो साथियों, भगत सिंह क्लासेस के इस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हमारा चल रहा था इंडियन पॉलिटी और पॉलिटी में चल रहा था भाग 5। और भाग 5 में हमने राष्ट्रपति की चर्चा कर ली थी, उपराष्ट्रपति की कर ली थी, प्रधानमंत्री की कर ली थी और उप प्रधानमंत्री की कर ली थी। तो आप कहोगे प्रधानमंत्री की तो मैंने प्रधानमंत्री की अलग से नहीं की थी और नए प्रधानमंत्री को अलग से पद है। इसमें से प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के अंदर ही चर्चा कर ली थी। और जैसे जैसे अनुच्छेद आएंगे, यानी प्रधानमंत्री के बारे में यदि कोई आएगा तो हम अनुच्छेद के हिसाब से समझेंगे। ऐसे नहीं है कि मैंने यहाँ पे 4 अनुच्छेद यहाँ पे बढ़ा दिए, 4 अनुच्छेद आगे भी उठा लिए, तो उससे क्या होगा, उससे आपका ही नुकसान है। मेरा तो उसमें कुछ नहीं होता। प्रधानमंत्री की एक जगह मेरे को बहुत से मिल जाएंगे, लेकिन वो वहां पे समझेंगे ना, क्योंकि आगे हम भाई राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, भाई अनुच्छेद 352 है उनके बारे में, आपातकाल की शक्तियां, उनको हम आगे समझेंगे। मैंने इसीलिए आपको पहले नहीं बताया, क्यों उससे आपको साथ साथ अनुच्छेद है ना वो कंठस्थ हो जाएंगे। तो हमने उसके बाद में आता है महान्यायवादी, इसकी हम चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक ऐसा है महान्यायवादी का, आप देखोगे कि इससे आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन चिपक ही जाएगा, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन मिल ही जाएगा। इसको हम लिखते हैं अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। शॉर्ट में यदि एजी लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये महान्यायवादी क्या है, ये संविधान में कहां पर इसकी चर्चा की गई है, तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये अनुच्छेद, संविधान में एक अनुच्छेद 76 है, अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 का यदि सीधा सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत के संविधान में महान्यायवादी की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो महान्यायवादी की चर्चा अनुच्छेद 76 में है। चलो यहां तक कोई बात नहीं। तो आपको देखो, मैं आप एक बार रिवीजन करवा लेता हूं। 52 से शुरू हुआ था, हमने 52 से शुरू किया था। 52 से लेके कहां तक पहुंचे हम, 76 तक। कहां तक है, 76 तक। 10 अनुच्छेद थे, पकानी कोका दुयोदशम राष्ट्रपति के। उसके बाद में एक अनुच्छेद छोड़ा था 62, जिसके बारे में राष्ट्रपति के पद को जो खाली होगा उसके बारे में वर्णित थी। फिर 63 से थे उसरा निक्का चूस, कितने हो गए, उसरा 3 निक्का 2 और चूस 3 2 5 2 7 7 है उपराष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति बारे में। तो 63 से कितने तक हो गए, 69 तक। फिर हमने आगे चर्चा की राष्ट्रपति की जो 72 में समाधान शक्तियां आएगी। फिर 74 75 में आ जाता है ये इसके बारे में, मंत्रिपरिषद के बारे में। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 76 में क्या किसकी चर्चा है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन सबसे पहले चिपकेगा, यदि छोटे एग्जामों में चिपकेगा तो यही चिपकेगा कि महान्यायवादी की चर्चा संविधान के किस भाग में है, तो भाग 5 चल रहा है अभी तक। अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद अपना 76 है। तो मैंने बताया था 52 से 100 आर्टिकल 100 है, इसमें 100 अनुच्छेद है, किसमें, भाग 5 में, भाग 5 में। ये शुरू कहां से हुआ था, 52 से, और कहां तक है 151। तो एक तो मैं ये भागों का ध्यान रखना है। क्या होता है, कभी कभार आ जाता है, सीधा दे दिया जाता है कि निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दे देगा मूल अधिकार, नीचे दे देगा राष्ट्रपति, नीचे आगे दे देगा, आगे पढ़ेंगे भाई राज्यपाल के बारे में दे देगा, एक दे दिया सपोज नागरिकता, इधर दे देगा भाग नागरिकता सेकंड में, तो सेकंड के बारे में दे देगा। फिर उस प्रकार से इनके बारे में अलग अलग भाग दे देगा, फिर आपसे मिलान करवाएगा। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी और मंत्रिपरिषद ये सब किस भाग में है, तो भाग 5 में। आप कहोगे सर उप प्रधानमंत्री किस भाग में, तो उप प्रधानमंत्री की मैंने कल चर्चा की थी। उप प्रधानमंत्री कोई संवैधानिक पद नहीं, संवैधानिक पद नहीं है। तो महान्यायवादी से पहला क्वेश्चन कौन सा टपकेगा कि महान्यायवादी की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो अपने को सीधा सीधा लिखना है कि अनुच्छेद 76 में। किसमें, अनुच्छेद 76 में। तो आज महान्यायवादी का एकदम विस्तार से चर्चा करेंगे, और इस क्लास से गारंटी है एक नंबर कंफर्म ही हो जाएगा। महान्यायवादी और राष्ट्रपति से क्वेश्चन टपक ही जाता है। तो मैं यहां पे सीधा शॉर्ट में लिख रहा हूं एजी। तो सबसे पहले अनुच्छेद 76 में, कहां पे, अनुच्छेद 76। अब आपको ऐसे मन में आ रहा होगा तो यार है क्या अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी है क्या, तो ये है एक वकील। क्या होता है, अपने को एकदम जीरो लेवल पे समझना, क्या होता है, ये वकील होता है, वकील होता है।
क्या ये वेतनिक पद है? तो सबसे पहले ये अवेतनिक पद है। क्या है? अवेतनिक पद। अवेतनिक पद का मतलब इसको वेतन नहीं मिलता इस पद के लिए। तो हमने अवेतनिक पद, इससे पहले कौन से पद की बात की थी? उपराष्ट्रपति था। उपराष्ट्रपति अवेतनिक पद था, उसको सभापति के रूप में वेतन मिलता है। महान्यायवादी भाई अब आप कहोगे ये अवेतनिक पद है तो इसको किस रूप में मिलता है? तो इसको किसी रूप में नहीं मिलता, किसी ही रूप में नहीं मिलता। तो क्या ये फ्री में काम करता है? तो क्या ये फ्री में काम करता है? बिल्कुल गवर्नमेंट के लिए फ्री में काम करता है। इसको एक सुविधा दी गई है कि ये प्रैक्टिस कर सकता है। प्रैक्टिस का मतलब क्या हो गया कि ये कोई जैसे पर्सनल केस है ना, जैसे आपने वकील के रूप में हायर किया इनको, आपने कर लिया, या कोई बड़ी पार्टी करते जैसे मुकेश अंबानी हो गई, बात करते हैं कि अपने थे ही नहीं, हिम्मत ही नहीं इनके बारे में, भाई ये 20-20, 25-25 लाख लेते हैं केस का, तो ये मुकेश अंबानी ले लिया। मुकेश अंबानी पर कोई केस कर देता है, वो केस थोड़ा भारी पड़ जाता है, तो ये क्या कर सकते हैं इस वकील, ये क्यों? तो आप कहोगे सर तो ये गवर्नमेंट के लिए लड़ रहा है, इधर वकील है तो गवर्नमेंट के लिए वकील, तो मुकेश अंबानी के लिए कैसे हो? इसको इतनी छूट दी गई है कि कोई सा भी केस लेना तो ये सोच लेना कि वो भारत सरकार के खिलाफ नहीं होना चाहिए। किसके खिलाफ नहीं होना चाहिए? यदि भारत सरकार के खिलाफ हो गया ना तो तेरे को भारत सरकार की तरफ से लड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भारत सरकार के खिलाफ हो गया ना तो भारत सरकार की तरफ से लड़ना पड़ेगा। तो अब आप कहोगे कि जैसे राजस्थान, भाई मुकेश अंबानी पे कोई केस करता है, मुकेश अंबानी पे कोई राजस्थान का व्यक्ति केस करता है, किसी कारणवश कर देता है, तो ये राजस्थान सरकार पे करता है। मुकेश अंबानी पे छोड़ दो, चलो राजस्थान सरकार पे करता है। राजस्थान सरकार पे कोई वीआईपी व्यक्ति केस करता है, ठीक है, जैसे हम राजस्थान का उदाहरण लेते हैं, राजस्थान के तो राजस्थान सरकार पे कोई वीआईपी लोग है, कोई वीआईपी व्यक्ति किसी कारणवश क्या कर देता है? केस कर देता है, ठीक है। तो क्या ये अपने अटॉर्नी जनरल होंगे, ये केस लड़ सकते हैं? लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते? आपके मन में क्या आ रहा है? आपके मन में यहां पे आ रहा होगा नहीं लड़ सकते। तो मैंने यहां पर केवल एक ही टर्म्स एंड कंडीशन रखी है, भारत सरकार। ये राज्य की कोई सा भी राज्य हो, चाहे बिहार हो, बीजेपी की गवर्नमेंट का राज्य भी हो, वहां पे भी अटॉर्नी जनरल क्या कर सकता है? कैसे लड़ सकता है? कोई राज्य सरकार के खिलाफ लड़ सकता है। आप जहां को भी देखोगे, जैसे राज्य सरकार, जैसे मंत्री की गाड़ी होगी, राज्य की मंत्री की गाड़ी होगी तो उसमें लिखा आएगा पीछे राज्य सरकार। सेंटर की कोई जैसे मंत्रियों की गाड़ी होगी या गवर्नमेंट उनके पीछे नाम लिखा आएगा भारत सरकार। तो वो भारत सरकार नाम है ना, उससे एलर्जी है। बस ये कह रहे हैं कि बस इस नाम को बख्श दे, केवल ये नाम आ गया ना वहां पे तू केस नहीं लड़ सकता, और मेरे पास गवर्नमेंट कहती है कोई सा भी केस लड़ ले, हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो आपको ये तो सरासर गलत है भाई, ये वेतन ही नहीं दे रहे और भारत सरकार के खिलाफ भी नहीं लड़ने दे रहे, तो होता क्या? आप देखते हो कि कुछ क्या होते हैं, बहुत से हीरो है, आप देखोगे तो बहुत से हीरो क्या करते हैं, शुरू में फेमस होने के लिए बैकग्राउंड में जैसे डांसर के रूप में काम कर लेते हैं फ्री में, फिर क्या हो जाते हैं? वो फेमस हो जाते हैं। फिर क्या हो जाते हैं? फेमस हो जाते हैं। वो बड़ी बड़ी फिल्में उनको मिलने लग जाती है, उनका टैलेंट की वजह से, वो पीछे बैकग्राउंड में डांस करते हैं उसकी वजह से। तो उसी प्रकार ये है ना अटॉर्नी जनरल, इसको क्या करती है गवर्नमेंट? बस केवल फेमस ही करती, केवल फेमस ही करती, इसको वेतन है नहीं देती। इसको जैसे होता क्या है, अब जैसे राष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है 5 लाख रुपए, कितना? 5 लाख रुपए पर मंथ देते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को अदर चीजें ना, अदर भत्ते वो बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे देख लो 1 करोड़ रुपए पर मंथ भी कम है। जितना बड़ा राष्ट्रपति को घर दिया हुआ है ना राष्ट्रपति भवन, यदि किराए पे दो ना तो 1 करोड़ से भी ज्यादा दे देंगे लोग, दूसरे वीआईपी लोग है वो, तो वो थोड़ी है 5 लाख। वेतन मायने नहीं रखता यहाँ पे ही बस रहसाई मायने रखती है। जो क्या होती है इनको मिलती है, जैसे भाई जाओ वहां से राजस्थान आ रहे हैं तो राजस्थान के लिए भत्ता मिल गया, फ्लाइट की टिकट मिल गई, वीआईपी सीट मिल जाएगी, इनको वीआईपी सुविधा दे दी जाती है, उनको पूरी सिक्योरिटी दे दी जाती है, बस यही चाहिए इनको। वेतन है तो उनमें से अब दे दिया, सपोज दे इनको सुविधा के लिए 5 लाख रुपए दे दिया कि भाई आप वहां पे सिक्योरिटी के लिए 5 लाख रुपए से राजस्थान आ गए। ये राजस्थान क्या कर रहे हैं? केस लड़ने के लिए ये तो महान्यायवादी के रूप में रहेंगे, क्या पता इनको भी सल्टा दे कोई टेढ़ा, खोपड़ी से टेढ़ा हो,
तो क्या करेगा, तो इनको सिक्योरिटी वगैरह भी 5 लाख रुपए दे दी। अब ये खर्च चाहे 5 लाख कर दो और चाहे यहाँ पे 50,000 करके चले जाओ, ठीक है, तो ये क्या हो गया 4.5 लाख। तो क्या सर ये राजस्थान सरकार के खिलाफ लड़ेंगे? पैसे नहीं, बिल्कुल पैसे लेंगे, केवल भारत सरकार की तरफ से लड़ेंगे ना तभी पैसे नहीं लेंगे। और चाहे किसी पर्सनल आदमी के खिलाफ लड़ो, चाहे गवर्नमेंट के भारत सरकार के खिलाफ, कोई राज्य सरकार के खिलाफ लड़ो, तो वो पैसे लेंगे। तो आप बताओ, एक चीज आपको समझ में आ रही, क्या ये जैसे कोई मैंने कर दिया या आपने कर दिया, यूएसए के खिलाफ कर दिया, भारत में किसके खिलाफ, यूएसए अमेरिका के खिलाफ है, केस कर दिया किसी कारणवश, तो क्या ये केस लड़ेंगे? बिल्कुल ही नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे? यहाँ पे भारत सरकार इंटरफेयर हो जाती है। कैसे? क्योंकि यूएसए के साथ क्या हो गया, अपना इंटरनेशनल रिलेशन है, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशन, जहां पे अंतरराष्ट्रीय संबंध हो जाते हैं वहां पे भी क्या भारत सरकार क्या कर लेती है, टांग अड़ा देती है। तो ये केवल जैसे भारत में है, किसी राज्य सरकार के खिलाफ लड़ना है, या कोई वीवीआईपी यानी बहुत बड़े आदमी है उनके केस लड़ने हैं, तो उनके केस है लड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ये पैसे से क्या होता है, ये वकील होते हैं, इसकी चर्चा कहां पर है, तो अनुच्छेद 76 यहां तक होगी। इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए भाई, कुछ ना कुछ तो भाई, भारत सरकार है, इतनी बड़ी गवर्नमेंट का वकील रखा है, तो कुछ तो योग्यता होगी। तो इनकी योग्यता होगी सुप्रीम कोर्ट का जज होता है ना, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। तो अब आप समझ रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होगी, तो ये सुप्रीम कोर्ट में तो केस लड़ेगा ही। हाई कोर्ट में लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता भाई? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर योग्यता रखता है, तो हाई कोर्ट में क्यों नहीं लड़ सकता? या हाई कोर्ट में भी लड़ सकता, ठीक है। हाई कोर्ट में लड़ सकता, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता भाई? जिला न्यायालय में क्यों नहीं लड़ सकता? तो सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा बंदा, वो जिला न्यायालय में क्यों नहीं लड़ेगा? लड़ सकता है। तो ये अटॉर्नी जनरल कहां पे लड़ सकता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। मैंने यहाँ पे भाई हाई कोर्ट के बारे में क्यों चर्चा की कि हाई कोर्ट में केस लड़ सकता है नहीं लड़ सकता? अभी हुआ था थोड़े दिन पहले की बात है कि एक पश्चिम बंगाल में केस होता है, ममता बनर्जी करती है, किस लिए? कोई बीएसएफ का मामला था शायद कुछ, उसके बारे में केस करती है। तो हमारे जैसे एजी है, अभी बात करेंगे, एजी है के वेणुगोपाल भाई, एक बार इनको देखो साथ में लिख लेते फिर बात करेंगे। के वेणुगोपाल, एक इनका नाम याद रखना, वेणुगोपाल, ठीक है। तो यह हाई कोर्ट में भी केस लड़ता है। वैसे महान्यायवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल होते हैं, वो हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो पहुंचते ही नहीं है, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अब बताओ, एक जिला न्यायालय का न्यायाधीश है, उससे ज्यादा वो वकील, जो वकील वकालत कर रहा है, उसकी ज्यादा योग्यता, उसकी योग्यता जैसे भाई महान्यायवादी सपोज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस हुआ, वहां चले गए, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एक न्याय जज की कितनी सीख है, योग्यता बहुत कम होती है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे न्यायाधीश के बारे में, न्यायालयों के बारे में, तब चर्चा करेंगे इसको विस्तार से। बहुत कम योग्यता होती है। इसकी योग्यता कहां कितनी है? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। तो बताओ ये क्या फैसला देगा? ये इतनी तो, इससे ज्यादा तो कितनी ज्यादा योग्यता रखता है भाई? ये बताओ, कोई टीचर सपोज 12th पास है, 12th पास है, और इसे 12th तक की मैथ आती है, 12th तक की ना 10th तक की मैथ आती है, 10th तक की मैथ आती है। तो अब ये बताओ, कोई बंदा पीजी करके आया है, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन करके आया है, उसको पोस्ट ग्रेजुएशन तक की मैथ आ रही है, तो वो बताओ इसके बारे में क्या कह सकता है? वो क्या कहेगा इसके बारे में? यदि ये इंटरव्यू लेने बैठे हैं, आप ऐसे ही समझ लो कि ये 12th तक का है और ग्रेजुएशन को तो पढ़ाना है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन वाले का ये इंटरव्यू ले रहा है, तो टीचर है, ये 12th पास है, या इसका क्या इंटरव्यू लेगा पीजी वाले का? आप बताओ। अब केवल एक्सपीरियंस से थोड़ा होता है, सब काम एक्सपीरियंस से नहीं होता, थोड़ी बहुत योग्यता भी होनी जरूरी है। हो सकता है इसको एक्सपीरियंस होगा, और एक्सपीरियंस ऐसा है कि ये तो जितने में रिटायर होता है ना, उतनी तो इसकी उम्र हो जाती है एजी के अटॉर्नी जनरल की। सुप्रीम कोर्ट का जज बनना ऐसे नहीं है कोई 20 साल में या 22 साल में बन गया, ये सफेद आ जाते हैं उनके। तो क्या हो गया, ये कहां पर केस लड़ सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है। तो यहां से कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, पहले तो यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, उनको क्लियर करो। तो महान्यायवादी के बारे में संविधान में किस भाग में चर्चा है? तो भाग 5 में, ठीक है। अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद 76 में।
ये पैसे से क्या होता है, ये वकील होता है, ठीक है। ये कौन सा पद है, अवैतनिक पद है, साथ में ये प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है। योग्यता, योग्यता क्या है इसकी, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। ये तीनों कोर्टों में केस लड़ सकता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और वर्तमान में जो महान्यायवादी है वो कौन है, के वेणुगोपाल। तो यहां तक पढ़ लिया अटॉर्नी जनरल पर। अब देखो इसे ये थी इसका नॉर्मल परिचय के बारे में पढ़ लिया। अब इसके बारे में देखो चर्चा करते हैं। तो इसके एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप हर एक क्वेश्चन को नोट करते चलना है। एक एजी क्या होता है, ये भारत सरकार का प्रथम विधि सलाहकार होता है, विधि सलाहकार। आपको पता है, हमने राष्ट्रपति पढ़ा था, तो ये भारत सरकार का प्रथम नागरिक होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो भारत सरकार का प्रथम विधि सलाहकार कौन होगा, प्रथम विधि सलाहकार या विधि अधिकारी कौन होगा, तो अटॉर्नी जनरल। कौन होगा, अटॉर्नी जनरल। अब यार एक चीज तो पहले मैं बता देता हूं आपको, बाद में देखो इस पर चर्चा। ये क्या कर सकता है, ये संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, ठीक है। तो आप बताओ संसद की कार्यवाही में भाग कौन लेते हैं, केवल सांसद लेते हैं। वैसे हम चर्चा करेंगे अब 79, 80, 81 में उनके बारे में, संसद, राज्यसभा, लोकसभा के बारे में चर्चा करेंगे आगे। तो ये संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो क्या ये कोई संसद होता है, वो महान्यायवादी होता है या अटॉर्नी जनरल होता है, या कोई जैसे कोई संसद बन गई, हमने 545 संसद बन गए लोकसभा के, क्या उनमें से एक होता है, तो बिल्कुल नहीं। ये क्या होता है, ये एक अलग ही होता है, मतलब सांसदों में से तो नहीं। तो बताओ सांसद नहीं है तो ये वोटिंग कर सकता है क्या, ये वोटिंग कर सकता है क्या, तो वोटिंग सांसद नहीं है, फिर क्यों करेगा भाई, तो वोटिंग नहीं कर सकता, वोटिंग नहीं कर सकता, ठीक है। अब बताओ आपके मन में आ रहा होगा तो ये संसद की कार्यवाही में क्यों भाग लेता है, तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जीएसटी आया था, क्या आया था, जीएसटी। अब होता क्या, वहां पे जैसे विपक्ष में बैठे रहते हैं ना, वैसे कोई छोटे मोटे नहीं होते। जैसे अभी कांग्रेस में बैठे ना, तो बहुत सीनियर नेता है, बहुत सीनियर नेता है, तो वो वे शुरू से घर से ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना के लाते हैं कि वहां पे जो मंत्री होते हैं ना, जैसे अभी सत्ता पक्ष के मंत्री हैं, उनको भी अटकना पड़ जाता है, उनको भी अटकना पड़ जाता है। क्यों, वो ऐसे क्वेश्चन ढूंढते हैं कि बस इस क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं दे पाए या इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा हमें करेंगे। सपोज दैट जीएसटी आया था, ये वित्त मंत्रालय से संबंधित था, जीएसटी आता है सेंटर में, संसद में इसके बारे में चर्चा हो रही है। अब कोई मेरे जैसे टेढ़ा आदमी हो गया, वो क्या करेगा, उठ के पूछेगा इस जीएसटी की फुल फॉर्म, और वित्त मंत्री वहां पे अटक गई, तो वो क्या करेंगे, महान्यायाधीश खड़ा हो, बता जीएसटी का, तो के वेणुगोपाल जी ने गुड एंड सर्विस टैक्स, हाँ ठीक है अब बैठ जाए। तो वहां पे इसका जरूरत कहां पर होती है, एजी की। तो एजी क्या करता है, इस प्रकार संसद की कार्यवाही में कुछ कानून होते हैं, जैसे कृषि कानून है। अब कृषि कानून वैसे तो रिटर्न हो गए, लेकिन फिर भी हम बात करें कि उसके बारे में यदि जैसे विपक्ष के नेता आ गए, कोई समझ लो जैसे हनुमान बेनीवाल वहां पे संसद में भाग ले रहे, तो हनुमान बेनीवाल क्या कहेंगे कि ये संविधान के धारा इसके खिलाफ है, इस अनुच्छेद के खिलाफ है, तो ये कानून रद्द होना चाहिए। तो वो क्या करेंगे, वित्त मंत्री जो कृषि मंत्री, वो इतना पढ़ा हुआ भाई, अभी तो अपने है, लेकिन फिर भी कृषि मंत्री, बहुत से ऐसे मंत्री जो 10वीं पास ही, उनको क्या पता संविधान के बारे में, संविधान की कभी फोटो ही नहीं देखी, उन्होंने संविधान की जो किताब होती किताब नहीं देखी, वो क्या कर जाते, मंत्री बन जाते, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो उनको क्या पता किस अनुच्छेद के खिलाफ है। अब विपक्ष वाले या बहुत से सांसद ऐसे जो लॉ की डिग्री लिए बैठे हैं, पेशे से वकील रह चुके, जैसे हमने कल चर्चा कर रहे थे किसान न्यूज़ के बारे में, चौधरी चरण सिंह के बारे में, तो चौधरी चरण सिंह पहले वकालत कर चुके थे। तो बताओ वकालत कर चुका बंदा जो वकील है पेशे से, जो जज को चकमा दे देता है, तो वो तो 12th पास या ग्रेजुएशन पास मंत्री को क्या लगता है उन्हें, तो वो क्या करेंगे, वो विपक्ष में खड़े होकर वो प्रश्न पूछेंगे, तो मंत्री कहां से दे पाएंगे। तो उनके लिए क्या होता है, जैसे उन्होंने कह दिया इसके खिलाफ है, तो वो करेंगे, फिर वही बात कृषि मंत्री करेंगे इनको खड़ा, अटॉर्नी जनरल खड़ा हो, बता भाई ये क्या कह रहा है, मैंने पूछा था ना,
कृषि मंत्री इनको कहेंगे किसको, अटॉर्नी जनरल, मैंने कहा था ना ये खिलाफ तो नहीं है ना, तो ये कहेगा रिलैक्स मैं समझाता हूं, तो वो फिर समझाएगा कि ये इस अनुच्छेद के बता दिया, लेकिन संविधान में ये अनुच्छेद है जो इसकी अनुमति देता है, धारा ये आईपीसी की धारा ये कहती है, तो हम किसानों के हित के लिए सोच सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके क्या करता है ये अटॉर्नी जनरल समझाता है। तो आपको समझ में आ गया कि संसद की कार्यवाही में भाग क्यों लेता है, तो मैंने ये आपको बता दिया। वोटिंग नहीं कर सकता, वोटिंग तो भाई सांसद का चुनाव लड़के तो गया ही नहीं है, तो वोटिंग क्यों करेगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं। तो अटॉर्नी जनरल क्या हो गया, भारत का प्रथम विधि सलाहकार, एक तो ठीक है संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता, ठीक है, यहां तक हो गया। अब आपके मन में आ रहा होगा एक चीज और कि ये है भाई अटॉर्नी जनरल है, ये जैसे मोदी गवर्नमेंट बन गई 2014 में बनती, क्या ये 2014 से लेकर जब तक मोदी गवर्नमेंट रहेगी, अभी कल परसों 4-5 दिन की पहले की बात है, वो कह रहे थे कौन शेयर मार्केट में बिल्कुल झुंझुनवाला, राकेश झुंझुनवाला, वो कह रहे थे कि 2029 तक तो क्या है मोदी गवर्नमेंट ही रहेगी। तो क्या 2014 से 2029 तक यदि रहती है, तो मैं तो नहीं हूं, मैं तो नहीं कह रहा कि राकेश झुंझुनवाला कह रहे थे, उनके बारे में बात कर रहा हूं भाई। 2024 तक तो कंफर्म ही है, यदि 2024 में जीत जाते 2029 तक हो गई, तो यदि तब तक ये एक ही रहेगा या चेंज हो सकता है, या इसकी भाई इसको हटाने की क्या प्रोसेस रहेगी, तो ये पूर्णकालिक नहीं है। पूर्णकालिक का मतलब हो गया जैसे सांसद का कार्यकाल कितना होता है, पूर्ण रूप से 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, नहीं होता सांसद का। मंत्री का होता है तो मंत्री का राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति की सत्ता गई मतलब सत्ता दी, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अब आप कहोगे यार सर क्यों मजाक कर रहे हो, कैसे कि राष्ट्रपति की सत्ता नहीं सके, यदि प्रधानमंत्री की सत्ता गई तो भी हटा देगा, तो बिल्कुल बात है, पर्दे के सामने तो राष्ट्रपति हटाएगा ना, पर्दे के पीछे से कहेगा, प्रधानमंत्री को पर्दे के पीछे से कहेगा कि इसको बस ये काम की चीज नहीं है, ये डुबा के रखेगा सरकार को, तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, ठीक है। जैसे मंत्री पद, हमने प्रधानमंत्री के बारे में एक्स्ट्रा शक्तियों के बारे में पढ़ा था, तो महान्यायवादी, सीएजी जो भी है, इनके बारे में सिफारिश कौन करता है राष्ट्रपति से, इनकी नियुक्ति के बारे में सिफारिश कौन करता है, तो इनकी सिफारिश कौन करता है, प्रधानमंत्री ही करता है। हमने पहले पढ़ा था प्रधानमंत्री के बारे में, तो पढ़ा था ना कि भाई सीएजी है या महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल है, तो इनकी राष्ट्रपति से नियुक्ति की सिफारिश कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करता है, और प्रधानमंत्री पर्दे के पीछे से इनको हटवा देता है। लेकिन सामने कौन आता है, सामने राष्ट्रपति आता है। तो मैं बस यही बात है, पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है, अपने को जो दिखाई दे रहा है उसके पे विश्वास करना, जो कानों से सुनाई दे रहा है उन पे नहीं करना। तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो हमेशा ऐसे कह सकते हैं कि राष्ट्रपति की इच्छा होगी तब तक ये पद रहेगा। तो ये हो गया क्या, इसको हटा कौन सकता है, राष्ट्रपति। तो यदि सीधा क्वेश्चन आ जाए क्या ये पूर्णकालिक पद है, तो अटॉर्नी जनरल पूर्णकालिक पद है नहीं, ठीक है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही रहता है, ठीक है। अब केंद्र सरकार का कोई भी मुकदमा हो गया ना, केंद्र सरकार का कोई भी मुकदमा, भाई केंद्र सरकार से क्या मतलब हो गया, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट में लड़े जा रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में लड़े जा रहे हैं, उनका जो संभालेगा कौन, उसको संभालेगा कौन, उसको अटॉर्नी जनरल ही संभालेगा, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबसे पहले तो बात हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट के मुकदमे, सेंट्रल गवर्नमेंट के केस कौन संभालेगा, अटॉर्नी जनरल। तो यार आपको ऐसा नहीं लग रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट पे तो बहुत से लोग केस करते हैं, तो क्या ये पूरे मुकदमे अकेला संभाल लेता है, पूरा मुकदमा अकेला संभाल लेता है, तो ऐसा नहीं होता। इसके नीचे एक होता सोलिटरी जनरल, सोलिटरी जनरल, और उसके नीचे होता है एडिशनल सोलिटरी जनरल। अब इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं भाई, इसकी चर्चा करें तो इसकी योग्यता होती है वो हाई कोर्ट के जज के बराबर होती है, हाई कोर्ट के जज के बराबर, इसकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के बराबर, ठीक है। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट में तो ये लड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनकी योग्यता है। तो सोलिटरी जनरल है, ये कहां पर लड़ सकता है, ये केवल हाई कोर्ट में ही लड़ सकता है। अभी मैं केंद्र की बात कर रहा हूं, भाग हम 6 पढ़ेंगे ना, उसमें राज्यों के बारे में भी होता है, उसमें एडवोकेट जनरल आएगा जो राज्य सरकार का केस लड़ेगा, जो हर एक राज्य सरकार का क्या होता है,
एक एडवोकेट जनरल होता है। तो उसको आप जैसे इस भाग 5 को समझ लोगे तो भाग 6 आपके अपने आप समझ में आएगा राज्यवाड़ा। अब कुछ क्या होता है, जैसे कुछ एग्जाम होते हैं ना, उसमें क्या दे दिया जाता है कि उस राज्य की दे दिया जाता है, राज्य के जैसे राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, या एडवोकेट जनरल है, या हाईकोर्ट के बारे में दे दिया जाता है। लेकिन होता क्या, जब तक आप भाग 5 को समझोगे नहीं ना, तब तक आप 6 समझ ही नहीं आएगा, आपके समझ ही नहीं आएगा। क्यों? जैसे मैंने भाग 5 में आपको राष्ट्रपति पढ़ाया, भाग 6 में उसी प्रकार राज्यपाल पढ़, आप अपने आप समझ जाओगे। भाग 5 में मैंने प्रधानमंत्री समझाया, उसमें आप मुख्यमंत्री को अपने आप समझ जाओगे। मंत्री परिषद समझाया, सेम उसी प्रकार मंत्री परिषद होगी, ये राज्य की होगी, वो केंद्र। भाई भाग 5 में केंद्र की, भाग 6 में राज्य की आ जाएगी। उसमें उप प्रधानमंत्री को समझाया, उधर उप मुख्यमंत्री को समझ लेना। यहाँ पे मैं सुप्रीम कोर्ट को समझाऊंगा, वहां पे आप हाई कोर्ट को समझ लोगे अपने आप। बस केवल अनुच्छेद चेंज होंगे, केवल अनुच्छेद ही चेंज होंगे। तो सॉलिसिटर जनरल कहां पर केस लड़ सकता है? केवल है ये तीनों सेंट्रल गवर्नमेंट के पद है, अभी तक बात कर रहे हैं। तो सॉलिसिटर जनरल है जो केवल है हाई कोर्ट में, और जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है ये कहां पर लड़ सकते हैं? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ये कहां पर लड़ सकते हैं? केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़े सकते हैं। तो अब तक हमने क्या बात कर ली? इनकी योग्यताओं के बारे में बात कर ली। किसकी? तो एक बार देखो, रिवाइज करो पूरे को, क्योंकि यहां से क्वेश्चन चिपकेगा और यहां पे से क्वेश्चन चिपकने का मतलब है कि हम छोड़ के नहीं आ सकते इस क्वेश्चन, इस टॉपिक को हल्के में ले। सबसे पहले किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 76 में, ठीक है। तो सीधा पूछ ले, केंद्र सरकार का वकील कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल। तो योग्यता क्या होती है? जज के बराबर। तो ये तीनों में केस लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता? तो तीनों में लड़ सकता है। इसके नीचे कौन होता है? सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल है सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर वो हाई कोर्ट में लड़ता है और एडिशनल सॉलिसिटर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ता है। प्रथम विधि अधिकारी या कानूनी सलाहकार, ठीक है। संसद में बैठ सकता है, मतदान नहीं कर सकता, ठीक है। वेतन नहीं मिलता, इसके बारे में चर्चा कर ली। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, भाई राष्ट्रपति इसको जब हटाना चाहे तो हटा सकते हैं, ठीक है। पूर्णकालिक नहीं होता, अपना प्रैक्टिस कर सकता है। के वेणुगोपाल है। अब देखो मैं केस के बारे में चर्चा कर लेता हूं। अभी मैंने कहा था ना कि पर्सनल केस लड़ सकते हैं। तो अपने जैसे इस के वेणुगोपाल जैसे पहले थे अटॉर्नी जनरल थे मुकुल रोहतगी। क्या नाम था? मुकुल रोहतगी, ठीक है। ये क्या है? एक्स अटॉर्नी जनरल, ठीक। जैसे अभी आपको तुरंत आपको पता होगा, थोड़े दिन पहली बात है, शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान क्या होता है? ड्रग्स केस होता है। उसमें क्या होता है? उसको जेल हो जाती है या वो पकड़ा जाता है। तो उसका केस कौन लड़ रहे थे? आर्यन खान का केस कौन लड़ रहे थे? मुकुल रोहतगी। तो ये पर्सनल केस लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते? अब तो साहब उनको हटा दिया, तो हटाने के बाद में ये कोई सा भी केस है लड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई, इतना ही बात था बस, और कोई इसके बारे में है ही नहीं महान्यायवादी। तो महान्यायवादी के बारे में देखो हमने अभी तक क्या क्या बात कर ली, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं एक बार के लिए। क्यों पूरा मैं एक साथ आज करवा देंगे तो आप भूल जाओगे, इनका रिवीजन करते रहना। सबसे पहले इससे क्वेश्चन बनेगा तो अनुच्छेद 76 से, अनुच्छेद 76 पैसे से क्या होते हैं? वकील, ठीक है। और इसके बारे में पूर्णकालिक नहीं होते, पूर्णकालिक नहीं, पूर्णकालिक नहीं का मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ठीक है। संसद में भाग लेते हैं या संसद में जा सकते हैं, संसद में भाग लेते हैं या कार्यवाही में लिख लो यहाँ पे, सबसे बढ़िया और भी रहेगा। संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, ठीक है। मतदान नहीं कर सकते, संसद में मतदान नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है। यहां तक हो गया। योग्यता हो गई सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। एक रख लो इसके बारे में, अवैतनिक पद, अवैतनिक पद। और इसके बारे में क्या हो गया? पर्सनल केस लड़ सकता है, पर्सनल केस लड़ सकता है।
तो अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा देखो। सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा अटॉर्नी जनरल के बारे में सुनाने किस भाग में है, तो भाग 5 है, ठीक है। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 76 में। पेशे से क्या होता है, वकील होता है। क्या ये पूर्णकालिक पद है, या सीधा क्वेश्चन देगा निम्न में से एक पूर्णकालिक पद नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और अपना अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल क्या होते हैं, ये पूर्णकालिक पद नहीं है, ठीक है। एक होगा निम्न में से संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी। संसद, मंत्री, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी। तो संसद के सदस्य होते हैं, ठीक है। मंत्री होते हैं, वो भी संसद के सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री संसद का सदस्य तो ऑब्वियसली, लेकिन महान्यायवादी होता है, वो अटॉर्नी जनरल होता है, वो संसद का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। मतदान नहीं कर सकता, मतदान तो वैसे भी नहीं कर सकता क्योंकि ये कोई चुनकर भेजा हुआ आदमी नहीं। योग्यता क्या होती है, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर से मैं ये समझाना चाहता हूं आपको कि ये सुप्रीम कोर्ट में भी केस लड़ सकता है, हाई कोर्ट में भी लड़ सकता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी लड़ सकता है। इसके नीचे कौन हो गए, सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। इसकी योग्यता होती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज के बराबर। इसकी होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के बराबर। तो ये केवल हाई कोर्ट में ही लड़ सकता है, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ सकता है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़ सकता है सॉलिसिटर जनरल। और एडिशनल सॉलिसिटर केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ सकता है, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़ सकता, ठीक है। ये अवैतनिक पद है, पर्सनल केस लड़ सकता है। इसका मैंने उदाहरण भी दे दिया कि अपने जो पहले थे, इससे पहले मुकुल रोहतगी थे, जिन्होंने आर्यन खान ड्रग्स केस था उसका लड़ा था। एक प्रसिद्ध वकील रहे, मैं उनके बारे में चर्चा, जैसे वकील की चर्चा आ रही है, मैं छोड़ भी नहीं सकता। एक थे राम जेठमलानी। क्या नाम था, राम जेठमलानी। वो क्या होते हैं, वो अभी नहीं है, वो जज की वकील की बात आगे तो नॉर्मल उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वैसे कोई ज्यादा काम की बात नहीं, फिर भी देखो ऐसा होता है, थोड़ा बहुत अदर नॉलेज पता होना चाहिए। तो नाम था उनका राम जेठमलानी, ठीक। इनको था वकालत का, वकील थे ये, वकील, ठीक। और वकालत का एक्सपीरियंस था 70 साल का। वकालत का एक्सपीरियंस कितने का था, 70 साल का। और एक चीज देखोगे आप, सुप्रीम कोर्ट का जज कब रिटायर कब हो जाता है, 60 साल का। कब हो जाता है, 60 साल का। तो ये एक बार सुप्रीम कोर्ट में हुआ था मामला, इससे याद आ गया, अभी बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट में क्या था, एक मुकदमा चल रहा था, राम जेठमलानी वकील थे उस टाइम और केस लड़ रहे थे। तो थोड़े से वैसे एकदम कूल माइंड के आदमी थे, तो जज कोई सही फैसला नहीं दे रहा था, जज थोड़ा सा गलत चल रहा था। तो इन्होंने क्या कहा था आपको पता है, कि जज साहब जितनी आपकी उम्र नहीं हुई ना, क्योंकि 60 साल का जज रिटायर हो जाता है, 60-65 साल का जज होता है ना, उतने में रिटायर हो जाता है। तो ये कहते हैं कि जितनी आपकी उम्र नहीं हुई ना, उतना मेरे वकालत का एक्सपीरियंस है, वकालत का एक्सपीरियंस है। और ये जो अपने आसाराम बापू का केस था, इन्होंने भी लड़ा था और उनको नहीं छुड़ा पाए। आसाराम बापू का केस कौन लड़ा था, वैसे ये कोई एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं है, ऐसे मैं बता रहा हूं। अभी मैं एक दिन देख रहा था, मीडिया में न्यूज में देख रहा था, तो ये बात सुनी थी, तो मैंने कि राम जेठमलानी जिनका वकालत का एक्सपीरियंस 70 साल का है, मतलब वो 20-25 साल की थी तब, वो 25 साल के थे तब वकालत करने शुरू कर दिए थे। 95-6 के हुए थे तब, ये अभी पिछले साल की बात है, डेथ हो गई थी। तो ये देखो क्या एक्सपीरियंस है इनका, 70 साल का। तो महान्यायवादी के बारे में थोड़ी बची हुई चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक जरूर किया करो, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करो। जय हिंद, जय भारत।